बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इसको डिस्कस कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के सिलसिले में आज हम रेजोनेंस मेथड के जरिए बेंजीन स्ट्रक्चर इसको डिस्कस करें। तो आगाज करते हैं द रेजोनेंस मेथड। माय डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस मेथड में पहले जो टर्म रेजोनेंस है इसको हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में रेजोनेंस से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस है द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड, यानी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। मसलन हमने ना जब एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था ना, तो मैंने कहा था कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर 6 कार्बन, आप इन कार्बन की नंबरिंग कर दें। अब ना हर एक कार्बन इसके पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो इस सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर लाई करता है। अब है क्या, ये जो कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 का 2pz कार्बन 2 के 2pz के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। इसी तरह ये कार्बन 1 इसका 2pz कार्बन 6 के 2pz के साथ भी ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है यहां आपके पास ये जो कार्बन 1 है इसका 2pz, ये दो मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग स्कीम शो कर रहा है। इसका मतलब है अगर इसको मैं यूं लिखूंगा तो ये मेरे पास दो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स आ गई। दीज आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब जरा देखें रेजोनेंस को हम, द रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। याद रखना है, रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। हमने इस तरह शो करना है, ये नहीं शो करना, ये नहीं शो करना। दिस शो द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, इट शोज द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये तो इक्विलिब्रियम को शो करता है। आपने इस तरह नहीं, आपने डबल हेडेड एरो से रेजोनेंस को शो कर। एक और चीज, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन ड्यूरिंग रेजोनेंस आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस के नतीजे में जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हासिल होते हैं हम उन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। दोनों टर्म्स, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ये तीनों इनके नाम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तीनों ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारा टारगेट है बेंजीन। बेंजीन का मुख्तलिफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट, एक जो पेयरिंग स्कीम आपके पास आ सकती है ना, उसमें यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। एक पेयरिंग स्कीम है कि आप यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ये दो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स आ गई। आई मीन दीज आर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जो इसमें डबल बॉन्ड है वो इसमें सिंगल बॉन्ड है, जो इसमें सिंगल बॉन्ड है वो इसमें डबल बॉन्ड है। अगर आप इनको गौर से देखेंगे ना, दीज आर कैक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये दोनों क्या हैं? दीज आर बोथ दीज, दिस वन इज नंबर 1, दिस वन इज नंबर 2 एंड बोथ these are calculus structure, calculus structures। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और इनके दरमियान भी डबल बॉन्ड, गो के ये दूर दूर हैं लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और इनके दरमियान ये डबल बॉन्ड, ये भी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये स्टूडेंट, ये भी हो सकता है कि आपके पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये भी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गया। इसका मतलब है these two structures, these two resonance structure,
दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय कैक्यूले, सो दे आर कॉल्ड कैक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये जो तीन है ये डेवर स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डेवर। तो हम इन्हें यानी स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड स्ट्रक्चर नंबर 5, माय डियर स्टूडेंट, दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डेवर। बाज लोग इसे दीवार कहते हैं लेकिन ये असल है डेवर, डेवर स्ट्रक्चर्स, डेवर स्ट्रक्चर्स। माय डियर स्टूडेंट, these 5 are resonance contributing structures of benzene. These are canonical forms of benzene, canonical structures of benzene. याद रखना ये बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। None of these is the actual molecule of benzene. Actual structure of benzene इनमें कोई भी नहीं है। एक और चीज भी स्टूडेंट से में रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। जितने किसी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना वो ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजीन हैज 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन इज हाईली स्टेबल, तो ये बात ध्यान में रखनी है। जितने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कम होंगे उतना वो अनस्टेबल होगा, और जितने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज करेगी। एक और चीज स्टूडेंट, नन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि बेंजीन के ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें कोई भी ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, मैं आपको एक ना बात समझाता चलूं। माय डियर स्टूडेंट, हमने इससे जो पिछला टॉपिक पढ़ा था ना, द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, उसमें मैंने आपके साथ एक ग्राफ ये डिस्कस किया था। इस ग्राफ में मैंने ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया था 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। माय डियर स्टूडेंट, दिस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लुक्स टू बी वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय कैक्यूले। कैक्यूले के जो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनमें एक है उसकी ये रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आप इसको देखेंगे, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने 358.5 किलोजूल पर मोल कही थी, लेकिन अगर आप बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लें तो वो तो इससे बहुत कम है, 150.5 किलोजूल कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल जो है, ये बेंजीन की एक्चुअल पिक्चर नहीं है। अगर ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर होता तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बेंजीन जितनी यानी 208 ही होती। अगर बेंजीन से बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कैक्यूले के दोनों स्ट्रक्चर लें, उन दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन से बहुत ज्यादा है। अगर आप दीवार के भी शामिल कर दें तब भी उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन से कदरे ज्यादा होती। तो इसका मतलब है ये पांचों स्ट्रक्चर, इनमें से कोई भी बेंजीन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, अब जरा ना दोबारा इनको देखें। कैक्यूलर स्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा कि ये डबल, ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल आ गए। बिल्कुल इसी तरह ये अब ये डबल, सिंगल, फिर ये डबल और फिर ये डबल, यानी सिंगल डबल जो है अल्टरनेट है। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले, इन बॉन्ड्स को मैं कह देता हूं दीज आर कॉन्जुगेट और रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। क्या मतलब? ये अगर यहां पे अगले लम्हे ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। इसका मतलब है, और जब ये यहां जाएगा, ये इधर, तो आपके पास ये बनेगा। अब ये जब बनेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर। इसका मतलब है ये जो पाई बॉन्ड्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये मुसलसल रेजोनेट करते हैं और ये दोनों जो हैं ये आपस में तेजी से चेंज होते हैं। आप इन दोनों में से किसी को भी सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। याद रखना, बेंजीन का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन, हम कहते हैं इसका कंट्रीब्यूशन 40% है। एक्चुअली दिस वन इज 39%। और
इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना है, 40% है, यानी एक्चुअल वैसे 39% है, मैं वो राउंड ऑफ करके 40 कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल में कैल्कुलस स्ट्रक्चर इन दोनों का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है, 80%, यानी कैल्कुलस स्ट्रक्चर का 80% कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। एक और भी बात, अगर आप डिवॉर्स स्ट्रक्चर पे हैं, जिसे हम डाइवर्स स्ट्रक्चर कहते हैं, अगर आप डाइवर्स स्ट्रक्चर को देखें तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपके सामने डाइवर्स स्ट्रक्चर बनाए कि ये डबल और इनके दरमियान ये डबल, इसको डबल कर दो और इसके दरमियान ये, और फिर इसी तरह ये डबल, ये वाला और ये आ गया, और ये तीनों रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। मैं जरा ना इसके बारे में कुछ बातें आपको बताता चलूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास कार्बन की हम नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक पॉइंट जरा समझना माय डियर स्टूडेंट, इसमें जरा गौर से देखें, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है 1.397 एंगस्ट्रॉम, 2 और 3 के दरमियान भी इतना, 3 और 4, 4 और 5, यानी तमाम एडजेसेंट कार्बन के दरमियान, एडजेसेंट से मेरी मुराद है कार्बन 1 और 2 ये दोनों एडजेसेंट है, कार्बन 1 और 6 ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ इक्वल है, सेम है। लेकिन अगर मैं कहूं व्हाट अबाउट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, तो साफ है कार्बन 1 और कार्बन 4 ये दोनों एडजेसेंट कार्बन तो नहीं है, लिहाजा इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ये जो बनने वाला बॉन्ड है दिस इज एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है ना, ओवरऑल दिस वन इज अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल का मतलब इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत कम एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। अब ना इसमें कौन सा है जो इसमें 1,4 जो बॉन्ड है, 1,4 बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से दिस इज हाईली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बॉन्ड। अगर आप इस पे आ जाए, कार्बन नंबर 1 और 2 बिल्कुल वही बात कि एडजेसेंट कार्बन में डिस्टेंस जो है ना वो सेम है, लेकिन अगर आप कार्बन नंबर 6 और 3 की बात करें, 3 और 6 की, तो इन दोनों कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ज्यादा बॉन्ड लेंथ की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और ये स्ट्रक्चर भी ये भी बहुत कम एग्जिस्ट करता है। यानी इसमें कौन सा बॉन्ड जो हाईली अनस्टेबल होगा, जिसके एग्जिस्टेंस रेयर है, वो है 3 to 6, क्योंकि इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसमें आपसे पूछूं स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास क्या है, 2 और 5, 2 और 5। इसका मतलब हुआ मेरे पास ये जो तीनों डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों डाइवर्स स्ट्रक्चर में इसमें 1,4 कार्बन बॉन्ड लेंथ, 3,6 और 2,5, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इन स्ट्रक्चर के बनने के चांसेस बहुत कम है, और ओवरऑल बेंजीन में इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम होता, बहुत कम। यानी बुक्स में लिखा हुआ है कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो 7% है, यानी इट कंट्रीब्यूट 7%, ये भी 7% और ये भी 7%। लेकिन मैं एक्चुअली आपसे बताता चलूं कि एक्चुअली दिस वन इज 7.3, 7.3, 7.3, यानी एक्चुअली हर एक का 7.3% ईच कंट्रीब्यूशन है, और इधर मैंने क्या कहा था, हर एक का 39% ईच कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो डाइवर्स स्ट्रक्चर्स, इनका बेंजीन के ओवरऑल स्ट्रक्चर में इनका कंट्रीब्यूशन कम है और इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बहुत अहम पॉइंट, ये स्ट्रक्चर बनते कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसी है, मैं बड़ी डिटेल से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, पहले आप ना ये बेंजीन का जो हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहा था, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो हमने कहा 1.397 है, एक्स-रे स्टडी से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब आप बेंजीन के ये दो स्ट्रक्चर ले लें। अब आप इन दोनों में जो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है
उनको भी शो कर दें। ये 2pz हर कार्बन का 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल शो हो गया। अब कार्बन की नंबरिंग कर लें। मैंने पहले भी आपसे कहा था हम कार्बन की हकीकत में नंबरिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझाने की खातिर मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं। अब जरा इसमें देखें, अगर आप इस पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे ना, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों एडजेसेंट कार्बन है, इनके 2pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके। इस तरह कार्बन नंबर 3 और 4 वो ओवरलैप करेंगे 2pz, और कार्बन नंबर 5 और 6 उनके 2pz आपस में ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। दिस वन इज वन ऑफ द कैक्यूल स्ट्रक्चर। कैक्यूलर स्ट्रक्चर में से एक ये स्ट्रक्चर आपके पास आ गया। स्टूडेंट अब आप दूसरी तरफ देखें, पहले हमने कहा था 1 और 2, अब नहीं, अब 2 1 की बजाय 2 3 के साथ, 2 का 2pz 3 के 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, वहां पे पाई बॉन्ड बना। इस तरह 4 5 के साथ ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह 1 6 के साथ करेगा। तो अगर ये होगी तो आपके पास ये एक नया कैक्यूलर स्ट्रक्चर बना। माय डियर स्टूडेंट, ये दो कैक्यूलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अगर आप डाइवर्स स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मेरे पास ये दोबारा मैंने ये 3 जो हैं, ये ऊपर से नीचे मैं आपको शो कर रहा हूं, मैंने ये 3 बेंजीन के जो सिग्मा बॉन्ड्स उनको शो कर दिया। ये आपके पास सिग्मा फ्रेमवर्क और बेंजीन मॉलिक्यूल बना। हर एक के गिर्द आप ना 2pz शो करें, हर कार्बन के गिर्द आप, और आप हर एक कार्बन की नंबरिंग भी करें। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले स्ट्रक्चर की तरफ देखें। अगर आप इसमें देखेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, इसमें कार्बन नंबर 1 और 4 बहुत दूर दूर हैं। इनके बजाय आप पहले 2 और 3 की बात करें। 2 और 3 एडजेसेंट कार्बन, इनका निर्माण डिस्टेंस 1.397 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों 2 और 3 कार्बन, इन दोनों के 2pz ओवरलैप करेंगे, ये बॉन्ड बन गया। अब अपना 5 और 6 की बात करें। दोनों एडजेसेंट कार्बन, इनके दोनों के p ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे, पाई बॉन्ड बन गया। अब 1 और 4 को देखें। स्टूडेंट, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, क्या इनके pz ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकते हैं? चांसेस तो है, चाहे बहुत कम चांसेस हो, चांसेस तो है ना, ओवरलैप तो करेंगे ना। अगर ओवरलैप करेंगे तो ये आपके पास ये भी 1 और 4 के दरमियान भी ये पाई बॉन्ड बना। इसका मतलब हुआ कि इस केस में आपके पास 2 3 और 5 6 ये तो नॉर्मल बॉन्ड बने, लेकिन 1 और 4 के दरमियान ऐसा बॉन्ड बना जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट, इसमें 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड बना, एडजेसेंट कार्बन है। इसमें आपके पास 4 और 5 के दरमियान बना, एडजेसेंट कार्बन है। लेकिन इसमें 3 कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 6 को देखें, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। क्या इनके 2pz जो पैरेलल है तो पैरेलल ना, क्या वो ओवरलैप कर सकते हैं? हां, करेंगे, चाहे चांसेस कम है। तो ये आपके पास एक कार्बन 3 और 6 के दरमियान बॉन्ड बना जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, हाईली अनस्टेबल। बिल्कुल इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर को देखें। माय डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना तो 1 6 एडजेसेंट कार्बन, वहां पे पाई बॉन्ड बना आसानी से। इसी तरह आपके पास 3 और 4 के दरमियान जो है आसानी से बना। लेकिन यहां पे 2 और 5 को देखेंगे, 2 और 5 दूर दूर है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, लिहाजा बॉन्ड बनेगा जरूर, लेकिन चांसेस क्या होंगे? कम। ये जो 3 आपके पास स्ट्रक्चर बने ना, दीज आर कॉल्ड डाइवर्स स्ट्रक्चर। इनमें 1 4 3 6 2 5 इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, लिहाजा ओवरऑल बेंजीन स्ट्रक्चर में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। स्टूडेंट, ये हमारे पास थे 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर इनमें कोई भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? स्टूडेंट, हम इन 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेते हैं, एंड दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर माइट बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मैं ना इसके दरमियान ये सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला। दिस स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबिन्सन, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड
रोबिन्सन स्ट्रक्चर, हम इसको रोबिन्सन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक तो बड़ी बात क्लियर है ना कि बेंजीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये लोकलाइज नहीं है, ये दो कार्बन किसी भी दो कार्बन के दरमियान टिके हुए नहीं है, बल्कि ये डीलोकलाइज्ड है। मैं बल्कि कहता हूं दे शो द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन को हमने सर्कल के जरिए शो कर दिया, और यही इसकी स्टेबिलिटी का जिम्मेदार है। एक बात याद रखना, अब इसमें ना हमें एक प्रॉब्लम आता है, हमें यह नहीं पता चल सकता कि इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये इसमें प्रॉब्लम आता है। लिहाजा जब आगे हम डिफरेंट रिएक्शन ऑफ बेंजीन डिस्कस करेंगे, उनके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे ना, तो मैं फिर इसकी मदद नहीं ले सकता। मुझे कैक्यूल के दोनों स्ट्रक्चर्स में से कैक्यूलर के दोनों स्ट्रक्चर में से किसी एक स्ट्रक्चर उसको लेना पड़ेगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे शो हो सकती है। वो तभी होगा जब मैं वन ऑफ द कैक्यूलर स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो रिएक्शंस में मैं ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसको नहीं लूंगा, वन ऑफ द कैक्यूलर स्ट्रक्चर उसको ही डिस्कस करूंगा। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़ा क्या है कि ये एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पॉसिबल कैसे। हम क्यों कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ डीलोकलाइजेशन देयर इज स्टेबिलिटी। इसकी रीजन क्या है, बहुत आसान सी रीजन देखो, डीलोकलाइजेशन रिजल्ट्स इन लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। डीलोकलाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कम होती है डीलोकलाइजेशन की वजह से, और जब रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एनर्जी कम होगी दैट रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी। तो डीलोकलाइजेशन रिजल्ट्स इन लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। एक और भी कंपैरिजन स्टूडेंट, कंपैरिजन क्या है कि अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अल्केन में, अल्काइन में और फिर बेंजीन में देखें, हम जानना ये चाहते हैं ना कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, डबल है, क्या है। तो हम उसकी बॉन्ड लेंथ देखते हैं, हम उसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। दो बातें, बॉन्ड लेंथ की तरफ आए पहले। अगर अल्केन को देखें, अल्केन व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अल्केन की बात करेंगे ना, तो अल्केन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रम है। इसको ना 154 पिकोमीटर भी लिखते हैं। लेकिन अगर आप अल्कीन की बात करें, अल्कीन में देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की वजह से हमें पता है बॉन्ड लेंथ कम हो गई, और कम होके 1.34 एंगस्ट्रम। आप इसे ना 134 पिकोमीटर भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ और कम हो गई, और ये बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रम हो गई, यानी इन सेंस ऑफ पिकोमीटर दिस इज 120 पिकोमीटर। ये मैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। बेंजीन को देखें, बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ना 1.54 है ना 1.34 है, बल्कि इनके इन बिटवीन है, और वो है 1.397 एंगस्ट्रम या 139.7 पिकोमीटर। यानी ये वाली जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू डबल और सिंगल के बिल्कुल दरमियान में है। 154 और 134 इसके राउंड तकरीबन दरमियान में। इसका मतलब है कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ना ये सिंगल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है, बल्कि इन बिटवीन डबल एंड सिंगल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो मैं ना बॉन्ड ऑर्डर की करता हूं बात। बॉन्ड ऑर्डर, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, मॉट, वो हमें दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड उसका ऑर्डर बताती है। अगर आप मॉट की बेस पर, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेस पर बॉन्ड ऑर्डर मालूम करें, तो अल्केन में कार्बन का इसका बॉन्ड ऑर्डर ये होता है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। इसका मतलब हुआ अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा तो सिंगल बॉन्ड,
बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा तो डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। होल नंबर में 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3। अब बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर, पहले मैं एक आपको इंतहाई अहम बात बताता हूं। अगर आप ये कंसीडर करें, ये मेरी बात को ना जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये कहें कि दो कैक्यूले के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो दे आर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दे आर द कैनोनिकल फॉर्म फॉर बेंजीन, तो फिर बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1.5। अगर आप सिर्फ कैक्यूले स्ट्रक्चर्स इनकी बात करें, लेकिन अगर आप कैक्यूले स्ट्रक्चर प्लस डायवर स्ट्रक्चर दोनों को मिलाएंगे तो फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.54 से कम होकर 1.463 होता है। यह बात याद रखनी। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, ऑल दिस कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर आप, मैं दोबारा बात कर रहा हूं, अगर आप ये कहें कि बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओनली कैक्यूलर स्ट्रक्चर, देन इट्स बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 1.5। लेकिन अगर आप कहें कि बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, या द बेंजीन स्ट्रक्चर इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैक्यूले एंड 5 डायवर स्ट्रक्चर्स, देन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन शुड बी 1.463। इतनी होनी चाहिए। जब ये फ्रैक्शन में बॉन्ड लेंथ आती है ना, ये याद रखना है, इन मैनी केसेस, जनरली एक्सेप्शन हो सकती, जनरली बात याद रखनी है कि जब फ्रैक्शन में बॉन्ड लेंथ आती है ना, फ्रैक्शन में 1.5 1.463, तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को शो करती। और जब होल नंबर में बॉन्ड ऑर्डर आता है, देन इट शो द लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 3 होल नंबर में, इसका मतलब है ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर लोकलाइज्ड। और जब फ्रैक्शन में आती है तो इट शोज दैट दे आर डीलोकलाइज्ड। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक जो मैंने आपके साथ बातें की है ना, ये सारी आपकी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है। मैं ना स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जितना भी हमने पढ़ा, मैं उसको समराइज करना चाहता हूं। जरा स्टूडेंट, हम ना बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में जितना कुछ हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा, मैं उसको समराइज करना चाहता हूं। हमने पहली बात क्या पढ़ी थी? हमने कहा था द बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे in 1825। लेटर ऑन हॉफमैन फाउंड इट इन कोल तार। फिर हमने बेंजीन का ना एलिमेंटल एनालिसिस से इंपिरिकल फार्मूला CH लिया, और फिर हमने कहा द मोलेकुलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6। और ये मोलेकुलर फार्मूला में क्या कन्विंस करता है? ये हमें बताता है कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं था। बड़ी तोगदो होती रही। आखिरकार शुरू में कहा गया कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है, और हमने भी उसको डिस्कस किया। फिर कैक्यूले ने 1865 में कैक्यूले ने बेंजीन के बारे में अपनी स्टेटमेंट दी कि बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन विच 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड। और अपनी इस स्टेटमेंट के बारे में उसने डिफरेंट आर्गुमेंट्स भी दिए। कैक्यूले ने बेंजीन के बारे में ये 2 स्ट्रक्चर दिए, और उसने कहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये आपस में फ्लिप हो रहे हैं। एक्सरे स्टडी से हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आया, उसमें हमने कहा कि बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और दूसरी हमने बात क्या की थी कि ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बेंजीन आर कोप्लेनर। और फिर हमने ये भी कहा था कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल इन लेंथ एंड दे आर 1.397 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम। और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में मौजूद हैं। अब अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से भी हमने बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल की। अब ना इस बेंजीन स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करना था। पहले हमने क्या किया? हमने पहले एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन इसको डिस्कस किया, और हमने क्या कहा था? ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब ये 2 sp2 हर कार्बन के, ये हर कार्बन के इन 3 में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नेबरिंग कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड यानी लीनियर ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बना,
और ये जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। इस तरह आपके पास ये 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने। ऑल दीज बॉन्ड्स, ऑल दीज एटम्स आर कोप्लेनर। फिर हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि हर एक कार्बन का ये जो 2pz है, ये 2pz ये सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर लाई करता है। अब इसमें क्या है, ये मैंने इन कार्बन की नंबरिंग भी की। मैंने कहा ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, इसके जो 2pz है ये ओवरलैप करते हैं। 3 और 4 के 2pz ओवरलैप करेंगे, 5 और 6 के। इस तरह अगले स्टेप में 1 और 6, 4 और 5 और 2 और 3 इनके ओवरलैप करते हैं। और इस तरह ये आपके पास एक पैरेलल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना। और इस पैरेलल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से यहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुई। और मैंने आपसे क्या कहा कि डीलोकलाइजेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी कम रहती है, और कम एनर्जी की वजह से बेंजीन इज हाईली स्टेबल। तो डीलोकलाइजेशन इट इंड्यूसेस द स्टेबिलिटी इन अ मॉलिक्यूल। ये हमने बातें की। फिर हमने एक और भी बात की थी। हमने कहा था जो केक्यूले ने 2 स्ट्रक्चर दिए, उनमें से अगर आप एक स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो फिर हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में ये ग्राफ पढ़ा था। इस ग्राफ में हमने जो एंड पे बात की थी, हमने ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया था 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। हमने इसकी ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकल है, ये रियल नहीं है। ये तो केक्यूले ने सपोज किया था ना कि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। हमने इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट की और फिर रियल बेंजीन उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो पता चला बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे बहुत कम है, 150.5 किलो जूल, जिसे हमने रेजोनेंस एनर्जी का कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बेंजीन इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल से कई गुना ज्यादा स्टेबल है, और बेंजीन का यह फिर स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। फिर हमने आगे रेजोनेंस मेथड में हमने ये 2 केक्यूले स्ट्रक्चर इनको देखा और ये 3 डाइवर स्ट्रक्चर इनकी बात की। और फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर आप इन 5 केक्यूले के 2 और डाइवर के 3, इन 5 का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लें तो आपके पास ये रोबिन्सन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आता है, जिसमें हमने बेंजीन में ये सर्कल जो है ये शो करती है। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में जो केक्यूले हैं इनका कंट्रीब्यूशन रफली 80% है, और जो डाइवर हैं उनका कंट्रीब्यूशन रफली वो मैंने 20% कहा। मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं कि जितनी भी गुफ्तगू हुई मैं इसको समराइज करना चाहता हूं एक खूबसूरत अंदाज में। स्टूडेंट जरा तवज्जो से बात सुनना। मैं आपको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और ये जो 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इनमें रिलेशन क्या है रिलेशन, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जरा देखें स्टूडेंट, आप ना क्रिकेट मैच तो देखते होंगे। क्रिकेट मैच में आपने देखा एक बॉलर आया, उसने बॉल फेंकी, बॉल बैट्समैन के बैट के पास से गुजर गई। बॉलर का ख्याल था कि बॉल ने एज लिया है, यानी बॉल बैट के साथ टच होके गई। अब बॉलर जो अपील करता है, जो अंपायर है, जो फील्ड अंपायर है, वो इतने ज्यादा शोर की वजह से वो आवाज नहीं सुन सका। वो इसका डिसीजन जो है वो थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर देता। अब थर्ड अंपायर, उसको वो जो टीवी कैमरामैन है, जो इंजीनियर है, उसको ही मदद हासिल है। अब जो इंजीनियर है, जो टीवी इंजीनियर है, अब वो क्या करता है? वो इस बॉल को स्लो मोशन में थर्ड अंपायर को दिखाता है। अब जरा देखें, ये बॉल आ रही है, ये हार्ड बॉल के ऊपर ये सीम है, ये बिल्कुल स्लो आ रही है, ये सीम इसकी मूव कर रही है। जब ये बैट के पास से गुजरी, अब आप इसकी देखें, क्या इसकी सीम में कोई चेंज आई? अब वो क्या करता है, जो इंजीनियर है, वो इस बॉल को मुख्तलिफ टाइम रोक के दिखा रहा है। पहले उसने रोका इस तरह, अब कुछ देर के बाद अगले लम्हे ये सीम यहां आ गई, अगले लम्हे ये सीम यहां आ गई।
उसने 2-3 मुख्तलिफ लम्हात में ये मूविंग बॉल उसकी सीम को मुख्तलिफ एंगल्स पे दिखाया। अगर सीम बॉल के ऊपर ये जो पट्टी सी बनी हुई है जहां पे बॉल्स को आपस में स्टिच किया जाता है, अगर ये सीम इसकी मूवमेंट में वेरिएशन आए तो इसका मतलब है बॉल ने बैट का एज लिया है। लेकिन अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो इसका मतलब है बॉल और बैट की मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये बेंजीन का है स्ट्रक्चर। मैं क्या कहता हूं, मैं पहले करता हूं कि ये जो पाई बॉन्ड्स है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनको इन कार्बन की पोजीशन में शो कर देता हूं। अगले लम्हे कहता हूं, मैं कहता नहीं ये यहां चलेगा। अगले लम्हे कहता हूं नहीं, कुछ देर के लिए ये यहां भी रहते, कुछ देर के लिए ये यहां भी रहते, कुछ देर के लिए। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना जो डीलोकलाइज कर रहे हैं, उनकी मोशन रोक रोक के आपको दिखा रहा हूं। कुछ लम्हे के लिए ऐसी, कुछ लम्हे के लिए ऐसी, कुछ लम्हात के लिए ऐसी भी रहती है। हकीकत में क्या है, हकीकत में इस तरह है जिस तरह आप ना वो डोनट नहीं होता, ये बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अबव एंड बिलो जो प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके अबव एंड बिलो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और मैंने कहा दिस वन इज द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। लेकिन अगर आप इन पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को रोक रोक के दिखाएंगे, दे आर कॉल्ड द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या हकीकत में जो बॉलर ने बॉल फेंकी थी, क्या नेचुरली कुदरत में वो बॉल इस तरह रुक रुक के जाती है? आंसर है नहीं, वो बॉल तो तेजी से बैट के पास से गुजर जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, वो बेंजीन स्ट्रक्चर में रेजोनेट करते हैं, तेजी से मूव करते हैं। ये जो हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ये तो उनकी मुख्तलिफ लम्हात में उनकी पोजीशन शो की जाती है। तो कोई एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उस पूरे बेंजीन के जो मालिक है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। माय डियर स्टूडेंट, मुझे कभी उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल से रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इसको समझ के आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।